नमस्कार दोस्तों, मैं महेश सिंगला रसायन विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। जैसे आप सभी को विदित है, आप लोग उसकी अनुपालना कर रहे हैं। पूरे संपूर्ण भारत में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है और इस लॉकडाउन के कारण से जो विद्यार्थी 11th से 12th डायरेक्ट प्रमोट किए गए हैं, उनको पहला नुकसान तो ये हो गया कि उन्होंने 11th क्लास की परीक्षा नहीं दे पाए, तो उनको पता ही नहीं चल पाया कि मैं कहाँ हूँ, मुझे साइंस में क्या पढ़ना चाहिए या कितना पढ़ना चाहिए, या कौन सा टॉपिक मेरा कमज़ोर रह गया तो उसको मैं ज़्यादा स्ट्रोंग करूँ, कौन सा टॉपिक मेरा अच्छा है उसको थोड़ा कम पढ़ूँ। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने संपूर्ण 12th क्लास का सिलेबस और 11th क्लास का सिलेबस आपको YouTube चैनल पर पढ़ाएंगे। हम प्रयासरत हैं कि इस YouTube चैनल पर आपको क्रमबद्ध रूप से पूर्ण सिलेबस करवाया जाए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर थोड़े दिनों की तो बात है, छुट्टियां हैं, छुट्टियां मना रहे, उसके बाद वापस स्कूलें खुल जाएगी तो हम स्कूल में ही पढ़ लेंगे, फिर ये यूट्यूब वाला काम जो है हम क्यों करें, अभी तो हम आराम से छुट्टियां मना लें। तो बेटा मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ भी निश्चित नहीं है कि कब लॉकडाउन खुलेगा। हाँ, अखबारों में रोज चर्चाएं चल रही है, जुलाई में स्कूलें चालू हो जाएगी, कोई बोल रहा है सितंबर में चालू हो जाएगी, कोई बोल रहा है अक्टूबर में चालू हो जाएगी, ठीक है, लेकिन कोई निश्चित नहीं है। और यदि लॉकडाउन खुल गया तो आपको इन मंथ का नुकसान हो जाएगा। जैसे 12th के एग्जाम अगली साल वापिस यदि सही से चला, कोरोना पे कंट्रोल हो गया, तो वापिस वही अपने मार्च में एग्जाम होंगे। तो आप जो एक तो अभी से पढ़ते, अप्रैल में पढ़ रहे होते, मई में पढ़ रहे होते, जून में पढ़ रहे होते, तो ये सिलेबस आपका हो जाता। और एक आप यदि अगस्त से पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फरवरी तक सिर्फ सिलेबस भी करना है, उसका रिवीजन भी करना है, उसके प्री बोर्ड आपको एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, आपको जो प्रैक्टिकल एग्जाम वो सब देना है। तो आप लोग जो है उसमें परेशान हो जाओगे, क्योंकि उस टाइम में आपके पास मैटर बहुत ही ज़्यादा रहेगा और समय बहुत ही कम। तो हमने प्रयास किया है, जो YouTube चैनल है इन सब लोगों ने मिलकर प्रयास किया है कि हम लोग जो है आपको घर बैठे कुछ टॉपिक्स जो है वो तैयार करवा दें, ताकि आपको जो वापस क्लास में आए तो आपको ये नहीं लगे कि मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो सब कुछ भूल चुका हूँ, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा। तो ये डर जो आपके दिमाग में है, ये डर जो है वो आपसे बाहर हो जाएगा और आप लोग जो है आगे 12th में अच्छे मार्क जो है स्कोर कर सकते हैं। जैसा आप लोगों ने मेरे से पढ़ा भी होगा, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो पढ़ रखा है, या आपके बड़े भाई है, आपकी बड़ी बहन है, या आपके परिवार में चाचा का लड़का है, किसी ने पढ़ा जरूर है, ठीक है। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो इस प्रकार से रहेगा कि अपन जो क्लासरूम में पढ़ेंगे उसका 80% आप क्लास में ही तैयार कर लोगे। सर ये कैसे संभव है? बेटा आप 2-3 क्लास लेके देखें, आपको लगेगा कि केमिस्ट्री जो है वो सबसे आसान सब्जेक्ट है और उसका 80% तो मुझे क्लास में ही याद हो गया, बाकी 20% आपका जो बचा हुआ होगा वो यदि आप एक बार रिवीजन करेंगे उस टॉपिक को, जो नोट्स अपन लिखेंगे। अब आप नोट्स कैसे लिखोगे सर? नोट्स हम 2 तरीके से प्रोवाइड करवाएंगे। एक तो आपको क्लासरूम में आपको मैं टाइम दूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी टॉपिक है उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उस स्क्रीनशॉट को आप जो है नोट्स बना के तैयार कर सकते हैं। दूसरा सर यदि हमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो फिर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, पूरे के पूरे नोट्स जो है आपको लिखित में प्रोवाइड होगा। आपको पूरा नोट्स की PDF फाइल मिलेगी, उस PDF से आप उतार सकते हैं और आप उसको पढ़ सकते हैं घर पे आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। 12th का पहला ही चैप्टर जो आप लोगों ने देखा होगा, पहले ही चैप्टर का नाम लिखा हुआ है पार्ट 1। यदि अपन बात करें तो उसका नाम है ठोस अवस्था, जिसकी यदि अपन अंक भार की बात करें आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो बेटा अंक भार कितने नंबर का आता है? ये 3 नंबर का। अब आप बोलोगे सर एक छोटा सा तो चैप्टर है 3 नंबर का, तो बेटा मैं आपको पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि 12th केमिस्ट्री का जो फॉर्मेट होता है वो क्या है। आपके जो है 30 नंबर होंगे प्रैक्टिकल के, कितने नंबर होंगे 100 में से
30 नंबर प्रैक्टिकल के, 14 नंबर आपके इंटरनल सत्रांक जो बोलते हो वो 14 नंबर भेजे जाएंगे। कितने हो गए बेटा? टोटल कितने नंबर हो गए? 44। 100 में से 44 तो ये हो गए, बाकी कितने बचे? 56। कितने बचे बेटा? 56। अब 56 जो है वो कितने में, कितने चैप्टर है आपके? 17 चैप्टर है केमिस्ट्री के। 56 नंबर के 17 चैप्टर है, तो आप मैक्सिमम मार्क 3, कोई 1-2 चैप्टर जो है वो 4 नंबर का हो सकता है, तो आप एक चैप्टर को 3 नंबर वाले को छोड़कर आप ये निश्चित नहीं हो सकते कि सर ये हमने 3 नंबर वाला तो छोड़ दिया, क्या दिक्कत है? तो फिर सारे 3 नंबर के सारे ही छोड़ने पड़ेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है ये चैप्टर, जो यदि अपन बात करें तो सबसे आसान चैप्टर है केमिस्ट्री का। कौन सा चैप्टर? ठोस अवस्था। बोले सर लोग तो बोलते हैं कि ठोस अवस्था बहुत ही मुश्किल है। नहीं बेटा, जो समझेगा उसके लिए ठोस अवस्था जो है बहुत ही आसान सा चैप्टर है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा ठोस अवस्था की, ये होता क्या है। तो अपन बात करते हैं बेटा सबसे पहले, यदि अपन बात करें तो अपन बात करें पदार्थ की। अब आप बोलोगे सर कि पदार्थ क्या होता है, हमने तो पढ़ा ही नहीं। 11th क्लास में पढ़ा है बेटा आप लोगों ने। यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको याद आएगा वापिस से। 11th क्लास के अंदर द्रव्य की अवस्थाएं, चैप्टर का नाम था द्रव्य की अवस्थाएं। इसको दूसरा क्या नाम दिया जाता है बेटा? द्रव्य। पदार्थ और द्रव्य। सर पदार्थ और द्रव्य क्या होता है? वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें बाहर होता है। इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी वस्तु स्थान घेरती है, क्या घेरती है बेटा? स्थान घेरती है। और क्या होता है उसमें? बाहर होता है। जो स्थान घेरती है और जिसमें क्या होता है? बाहर होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? पदार्थ या द्रव्य। अब बोलोगे सर ये जो डस्टर है आपके हाथ में, ये पदार्थ है कि नहीं है? बिल्कुल है बेटा, इसने स्थान घेर रखा है, इसके अंदर बाहर है। सर इस कमरे के अंदर और कौन सा पदार्थ है? ऐसा पदार्थ भी है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। कौन सा पदार्थ है? वायु। आपको दिखाई दे रही है क्या? नहीं दे रही, ठीक है, लेकिन उसमें बाहर है या नहीं है? बिल्कुल है। उसने इस कमरे को घेर रखा है या नहीं घेर रखा? घेर रखा है। इसका मतलब वायु भी क्या है? एक है पदार्थ है। इसका मतलब यहां पे जो भी एग्जिस्ट करता है, जो भी इस दुनिया के अंदर अपना अस्तित्व रखता है, वो सब के सब क्या है? पदार्थ है। ये मार्कर पदार्थ है, मैं पदार्थ हूं, आप पदार्थ हो, सबके सब पदार्थ हैं। इसका मतलब वापिस बात करें पदार्थ या द्रव्य की, तो पदार्थ या द्रव्य क्या है बेटा? वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें क्या होता है? बाहर होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? पदार्थ। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है बेटा? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है बेटा? पहली होती है ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था। दूसरी कौन सी है? द्रव अवस्था। कौन सी अवस्था है? द्रव अवस्था। तीसरी कौन सी है? कौन सी है बेटा? गैस अवस्था। कितनी अवस्थाएं हो गई? 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी है? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। अब आप लोगों ने क्या है 8th क्लास तक इनका अंतर पढ़ा, इनको परिभाषित किया, लेकिन वो आपकी परिभाषा नहीं थी, वो इनके गुणधर्म थे। क्या थे सर? ये थे कि आप लोगों ने, मैं पूछूं आपसे कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं, तो 90% लोगों का एक ही आंसर आएगा, जिसका आकार, आयतन व आकृति निश्चित होती है। नहीं, ये तो उसका गुणधर्म है, ये तो उसकी परिभाषा नहीं है। परिभाषा का मतलब जानते हो आप? अपने साइंस के जितने भी विषय हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथ हो, यदि इनकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा का मतलब होता है कि आप उसका कोई सा भी गुणधर्म या उसका कोई भी प्रॉपर्टीज आप देखते हैं तो वो किस पे निर्भर करेगी? उसकी परिभाषा, डेफिनेशन पे डिपेंड करेगी। कहने का मतलब वो सार्वभौमिक सत्य होगा, जो परिभाषा में लिखा है उसी के आधार पर अपन जो है उनके गुणधर्म को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं बेटा इनका जो परिभाषा है वो किसके आधार पर दी हुई है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं अंतरा आणविक आकर्षण बल किसके आधार पर है? अंतरा आणविक आकर्षण बल तथा अंतरा आणविक दूरियां किनके आधार पर है बेटा? अंतरा आणविक आकर्षण बल तथा अंतरा आणविक दूरियों के आधार पर। किसके आधार पर है बेटा? अंतरा आणविक आकर्षण बल और अंतरा आणविक दूरियों के आधार पर। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, क्योंकि बहुत सारे दिन हो गए आपको घर पे बैठे हुए, तो आप ये भी भूल गए होंगे कि अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता है। अंतरा का मतलब बीच में, आणविक का मतलब अणु के बीच में। अंतरा आणविक वर्ड का पूरा मतलब क्या हो गया?
अणु के बीच में क्या बेटा, आकर्षण बल। यदि आपने दो अणु लिए, जैसे मैंने H2O ले लिया, एक अणु है, और एक H2O ले लिया, दूसरा अणु है, इन दोनों अणु के मध्य जो भी आकर्षण बल होगा उस आकर्षण बल को अपन क्या नाम देंगे, अंतरा आणविक आकर्षण बल। सर अंतरा आणविक दूरियां आप समझ गए होंगे। अंतरा का मतलब क्या हुआ, बीच में, आणविक का मतलब क्या हो गया, अणु, और दूरियों का मतलब उनके मध्य की दूरी। तो ये हो गया अंतरा आणविक दूरियां, मतलब इन दोनों अणु के मध्य की दूरी। इसके आधार पर अपन ने पदार्थ की अवस्थाओं को वर्गीकृत किया है। किसके आधार पर किया है बेटा, वापस देखें किसके आधार पर किया है, अंतरा आणविक आकर्षण बल और अंतरा आणविक दूरियों के आधार पर। सर बताइए परिभाषा क्या होती है, किसकी, ठोस की क्या है, द्रव की क्या है, और गैस की क्या है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं बेटा, सबसे पहले अपन बात करेंगे गैस की। सर ठोस की, ठोस तो अपन पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे। आपने 11वीं क्लास में द्रव और गैस अवस्था पढ़ रखी है, इसलिए अपन पहले उनको पढ़ेंगे। आपको हल्का सा मैं उनके बारे में नॉलेज दूंगा, उसके बाद अपन जो है उसको भूल जाएंगे, क्योंकि अपन ने 11वीं क्लास में पढ़ा है, अपने को 12th क्लास में उसकी आवश्यकता नहीं होगी, और जहां भी आवश्यकता होगी वापस आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहले बात की करें गैस की, तो गैस की यदि अपन बात करें तो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ही कम, नगण्य, न के बराबर होता है, होता ही नहीं है। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि होता ही नहीं है, और अंतरा आणविक दूरियां बहुत ही ज्यादा होती है। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यदि गैस के अंदर अंतरा आणविक आकर्षण बल नहीं होता तो क्या गैस जो है उसका मौजूद होता, क्या वो एग्जिस्ट करती। मैं आपको एक उदाहरण देके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो लोग ये बोलते हैं कि गैस के अणु के मध्य कोई भी आकर्षण बल नहीं होता, जैसे उदाहरण देता हूं, मैंने आपको क्या किया, मैंने डीओ लगाया, आज मैंने डीओ लगाया। डीओ क्या है बेटा, कौन सा रूप है, गैस, गैस है, मैंने लगा लिया डीओ। उसके अणु के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं है, तो क्या वो मेरे शरीर से चिपकेंगे, नहीं चिपकेंगे। वो किसके पास चले जाएंगे, स्टूडेंट्स आपके पास। वो डीओ मैंने लगाया, फायदा आप ले रहे हो, आपके पास आ गया, आपने कहीं और गए, वो वहां चला गया। ऐसे चलते चलते वो जा सकता है नरेंद्र मोदी के पास। डीओ लगाया मैंने और गया किसके पास, मोदी के पास। अब आप सोचो, नरेंद्र जी मोदी जो है डीओ, मेरे वाले डीओ के पैसे तो मैंने दिए और वो मजे वो ले रहे, क्या ऐसा हो सकता है, क्या कभी नहीं हो सकता। जो डीओ लगाया उसी को, वो डीओ का जो है खुशबू उसी के पास आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि अंतरा आणविक आकर्षण बल होता तो है लेकिन बहुत ही कम होता है, और अंतरा आणविक दूरियां बहुत ही ज्यादा होती है। तो अपन ये बोल सकते हैं नगण्य। नगण्य का मतलब होता है नहीं के बराबर, ना कि नहीं। नहीं और नहीं के बराबर में दोनों में बहुत ही अंतर है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा अंतर देख के बताता हूँ, जैसे ये 0.0000000000001, क्या ये जीरो है, क्या नहीं, ये जीरो के बराबर नगण्य, मतलब इसको अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं, इस संख्या को नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अंतरा आणविक जो आकर्षण बल है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, नहीं के बराबर होता है, नगण्य होता है, और अंतरा आणविक दूरियां बहुत ही ज्यादा होती है। अब बात करें बेटा गैस अवस्था की, तो अपन ने फिर से बात करा, अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ही कम, नगण्य होता है, और अंतरा आणविक दूरियां बहुत ही ज्यादा होती है। सभी को याद हो गया होगा। चलो आते हैं द्रव पे। द्रव क्या होता है, यदि अपन बात करें द्रव की, तो अंतरा आणविक आकर्षण बल गैस से क्या होगा, ज्यादा होगा। अंतरा आणविक आकर्षण बल गैस से ज्यादा होगा लेकिन ठोस से कम होगा। किससे ज्यादा, क्योंकि ये तो बीच का है, बीच का है, तो गैस से तो क्या होगा, ज्यादा, और ठोस से क्या होगा, कम। और दूरियों की बात करें तो दूरियां जो कम और ठोस से क्या होगी, ज्यादा, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, द्रव। तो आपको पूछें कि द्रव किसे कहते हैं, तो अपन बात बोल सकते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अंतरा आणविक आकर्षण बल गैस से ज्यादा होता है और ठोस से कम होता है, परंतु अंतरा आणविक दूरियां जो होती है वो गैस से क्या होती है, अंतरा आणविक दूरी गैस से क्या होती है, कम होती है, लेकिन ठोस से क्या होती है, ज्यादा होती है। उसको अपन ने कौन सी अवस्था नाम दिया है बेटा, द्रव अवस्था। चलो अपनी मेन अवस्था पे आते हैं। कौन सी अवस्था की बात करेंगे अपन, ठोस अवस्था की। ठोस अवस्था किसे कहते हैं सर, आपको पता ही चल गया होगा कि अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, और अंतरा आणविक दूरियां अपन बोलते हैं नगण्य, न के बराबर होगी। उस अवस्था को अपन क्या नाम देंगे बेटा, ठोस अवस्था। वापिस बात करते हैं ठोस अवस्था की, ठोस अवस्था किसे कहते हैं, तो पदार्थ की वह अवस्था, ध्यान से सुनिए,
पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है और अंतराण्विक दूरियां बहुत ही कम होती है, नगण्य होती है, उस अवस्था को अपन क्या नाम देते हैं? ठोस अवस्था। एक छोटा सा कंफ्यूज होता है लोगों को, उस कंफ्यूज को मैं आपसे फिर से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो होता है बेटा द्रव्य और एक होता है द्रव, दोनों में अंतर देख लो। द्रव्य जो है दोनों समान नहीं है, कभी समान हो ही नहीं सकते, क्योंकि द्रव्य जो है वो पदार्थ को ही बोला जाता है, मतलब जो स्थान घेरता है और जिसमें क्या होता है भार होता है उसको अपन द्रव्य बोलेंगे। लेकिन द्रव जो है वो एक द्रव्य की क्या है? अवस्था है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें। इसी को अपन आगे बढ़ा रहे हैं टॉपिक को। तो यदि अपन बात करें तो अपना टॉपिक, मेन टॉपिक जो है वो कौन सा टॉपिक है बेटा? ठोस अवस्था। आज अपन बात करेंगे ठोस अवस्था की, कि ठोस अवस्था क्या होती है। तो अभी अपन ने परिभाषा देखी है ठोस अवस्था की। यदि अपन ठोस अवस्था की परिभाषा की बात करें तो ठोस अवस्था क्या होती है? तो अभी अपन ने बात की है पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अंतराण्विक क्या बेटा? अंतराण्विक आकर्षण बहुत ही ज्यादा होता है। क्या होता है बेटा? बहुत ही ज्यादा होता है। अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है तथा अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है तथा अंतराण्विक दूरियां, क्या बेटा? अंतराण्विक दूरियां बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। इसका मतलब है नगण्य। अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? नगण्य होती है। उसको अपन कौन सी अवस्था बोलते हैं बेटा? ठोस अवस्था। क्या कहलाती है बेटा? ठोस अवस्था कहलाती है। अवस्था कहलाती है। किसको बोला है अपन ने बेटा? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है और अंतराण्विक दूरियां बहुत ही कम होती है, नगण्य होती है, उस अवस्था को अपन ने क्या बोल दिया बेटा? ठोस अवस्था। चलो मैं आपको आज एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो आपको हर क्वेश्चन में, क्योंकि आजकल केमिस्ट्री के अंदर जो भी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चंस में आपको क्यों वर्ड जरूर मिलता है। कभी ये नहीं पूछेंगे कि ठोस की परिभाषा लिखे, आपको कोई कारण पूछेंगे, गुणधर्म पूछेंगे और उस गुणधर्म का कारण क्यों होता है, क्यों लग जाएगा। इसका मतलब आप समझे क्यों का कारण क्या रहेगा। तो आपको किसी भी का कारण यदि जानना है तो कारण क्या रहेगा? उसकी परिभाषा। इस चीज पे आप फोकस करें कि ये परिभाषा, अपन ने पहले ही बात की थी कि परिभाषा ही सब कुछ है। यदि आपने परिभाषा याद कर ली तो इनके सबके कारण आपको जो है ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। चलो किसके कारण पता करना है? चलो अपन बात करते हैं ठोस के गुणधर्म। अगला टॉपिक रहेगा ठोस के गुणधर्म। इसी ढंग से पढ़ें आप, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही पढ़ेंगे तो आपको जो है सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठोस का गुणधर्म। यदि अपन ठोस के गुणधर्म की बात करें तो एक गुणधर्म आप सभी लोग जानते हैं। ये गुणधर्म आप लोगों को सभी को पता है कि ठोस का आकार और क्या बेटा? आयतन वे क्या बेटा? आकृति कैसी होती है बेटा? निश्चित होती है। आकार, आयतन व आकृति क्या होती है बेटा? निश्चित होती है। ठोस का आकार, आयतन व आकृति कैसी होती है बेटा? निश्चित होती है। कैसे सर? निश्चित का मतलब क्या हुआ? जैसे ये है, ये जैसा भी है ग्नाभीय आकृति है। यदि अपन बात करें आप कहीं भी लेके जाओगे तो ये ऐसा ही रहेगा। ये जैसे ये है बेलनाकार, आप कहीं भी लेके जाओगे तो ये बेलनाकार ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने इसको फर्श पे रखा तो ये अलग आकृति आ जाएगी, इसका आकार चेंज हो जाएगा, ठीक है। या अपनी बात करें इसका आयतन चेंज हो जाएगा। मैं आपको बहुत ही छोटी छोटी चीजें बताऊंगा बेटा, आप समझेंगे कि वास्तव में ही बहुत सारी चीजें ऐसी है, छोटी छोटी है, लेकिन अपन कभी उस पर गौर नहीं करते और वो अपने से फिसल जाती है। जैसे मैं आपको बोलूं एक आकार की और एक आकृति की, ये दोनों वर्ड में इधर लिख रहा हूं बेटा। आकार एक लिख दिया मैंने, आकृति। इन दोनों में क्या अंतर है? बहुत ही छोटे वर्ड लेकिन बहुत ही अच्छे वर्ड है, इनके मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे यदि इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं शेप, साइज, और इसको बोलते हैं शेप।
बेटा ये मैं बता रहा हूं आपको कि साइज और शेप बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो एक ही चीज होती है, एक जैसी बातें। नहीं, ये किसी का मेजरमेंट है, किसी भी आकृति का मेजरमेंट, उसका मापन जो होता है उसको अपन बोलते हैं उसका आकार। और जैसे किसी भी आकृति कैसी दिखाई देती है, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, वो दिखाई कैसी देती है, जैसे ये बेलनाकार है, ये मान लो अपन बात करें घनाभीय है, जैसे अपन और किसी भी चीज की आकृति जैसे वर्ताकार हो सकती है, घनीय हो सकती है, घनाभीय हो सकती है, षटकोणीय हो सकती है, अष्टफलकीय हो सकती है, ये सारी आकृतियां हैं। ठीक है, तो इसका मतलब उसकी आकृति का मतलब उसका फिजिकल अपीयरेंस, और उस आकृति के फिजिकल अपीयरेंस का मेजरमेंट, जैसे ये 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लंबा है, 2 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर है, ठीक है, व्यास है, तो उसको अपन बोलते हैं उसकी साइज। जैसे नॉर्मल मारवाड़ी में अपन लोगों ने बहुत जगह देखा भी है कि एक चांटो मारियो तो थारो शेप चेंज कर दियो, ला क्या करती साइज चेंज हुई के मुंडो बत्तो को बत्तो ही रेसे। ठीक है, इको मतलब कहीं चेंज हुई हो बिकी आकृति, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी आकृति चेंज हो जाएगी, उसका जो मुंह का शेप है वो इधर से लगेगा तो वो ऐसे दूसरी साइड जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसका कभी भी साइज चेंज नहीं होगा। तो यही अंतर है बेटा शेप और साइज के अंदर। ठीक है, आकार और आकृति, तो ध्यान रखें उनके आकार और आकृति दोनों अलग अलग है। तो अपन यदि बात करें ठोस के पहले ही गुणधर्म की, तो ठोस का पहला गुणधर्म क्या है बेटा, याद करें मेरे साथ, ठोस का पहला गुणधर्म क्या है, ठोस का आकार आयतन व आकृति कैसी होती है, निश्चित होती है। ठोस का आकार आयतन व आकृति कैसी होती है, निश्चित, डेफिनेट होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो जब तक आप उसमें कोई बाहर से बल नहीं लगाएंगे तब तक उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, वो वैसी की वैसी रहेगी। सर क्वेश्चन आएगा ऐसा? नहीं आएगा। क्या क्वेश्चन आ सकता है? आगे लगेगा बेटा क्यों, क्या लगेगा, क्यों, और उस क्यों का जवाब क्या रहेगा, उसकी परिभाषा। वेरी गुड, आप चीज इसको ध्यान से देखें, आप इस पे गौर करें, मेरे शब्दों पे गौर करें कि किसी क्यों का जवाब क्या रहेगा, उसकी बेसिक परिभाषा, आधारभूत जो परिभाषा है वही उसका कारण रहेगी। जैसे इसका कारण क्या है, अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है और अंतराण्विक दूरियां बहुत ही कम होती है, इसलिए आकार आयतन व आकृति क्या होती है बेटा, निश्चित होती है। चलो दूसरा यदि अपन बात करें दूसरे बिंदु की, तो ठोस कठोर होता है। कैसा होता है बेटा, कठोर होता है। कठोर का मतलब आप जानते ही हो, उसका फिजिकल जो है जैसे कठोर है, ये दबेगा नहीं दाबने से। ठीक है, इसका क्या कारण रहेगा, यही कारण है। कारण आप ध्यान रखें, सबका कारण एक ही रहेगा, अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए ठोस क्या होते हैं बेटा, कठोर होते हैं। यदि अपन तीसरे पॉइंट की बात करें, ठोस असंपीड्य होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, असंपीड्य। सर ये संपीड्य असंपीड्य क्या होता है, प्रत्येक वर्ड को समझेंगे, एक एक शब्द को अपन एक्सप्लेन करेंगे कि सर ये संपीड्य असंपीड्य से क्या मतलब होता है। संपीड्य का मतलब उसको दाब लगाने पर उसके कण पास पास आ जाते हैं। जैसे गैस है, अपन सिलेंडर में भरते ही हैं, उनको क्या किया जाता है, गैस को अपन सिलेंडर में भरते हैं तो उस पर क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं, तो उसके कण क्या आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। द्रव है, उसको भी अपन कुछ लिमिट तक है अपन संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन ठोस को कभी भी संपीड़ित नहीं किया जा सकता, ये असंपीड्य होता है। कारण वही है क्योंकि इसमें अंतराण्विक की दूरियां बहुत ही कम होती है। कहने का मतलब ये पहले ही पास पास है। अब ये पहले ही पास पास आपको दिखाई दे रहा है, कण पास पास में, इनको यदि आप दबाओगे तो ये जाएंगे क्या पास पास, अरे पहले से ही पास पास में, इनके बीच में कोई दूरी है ही नहीं, तो ये पास पास कहां से जाएंगे। इसका मतलब ये क्या होते हैं बेटा, असंपीड्य। यदि अपन तीनों पॉइंट की बात करें तो इनका कारण वही रहेगा, अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है और अंतराण्विक दूरियां बहुत ही कम होती है, नगण्य होती है। किन किन का, ठोस का आकार आयतन व आकृति निश्चित क्यों होता है, उसका जवाब भी यही है। ठोस कठोर क्यों होता है, उसका जवाब भी यही है। और ठोस असंपीड्य क्यों होते हैं, उसका जवाब भी यही है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो बहुत बार काम आता है, ठोस के कण गति नहीं करते हैं। करते हैं क्या बेटा, क्या ये यदि मैं यहां रखूं तो ये गति करके कहीं जाएगा क्या, नहीं जाएगा। यदि ये गति करता तो ये बोर्ड अभी नीचे हो जाता, पूरा का पूरा बोर्ड के कण गति करके नीचे इकट्ठा हो जाता है। क्या ऐसा हुआ है क्या, नहीं। इसका मतलब ठोस के कण गति नहीं करते हैं, परंतु वेरी इंपॉर्टेंट बात है, परंतु यह
कौन सी गति करते हैं? दोलन गति, वाइब्रेशन, दोलन गति करते हैं। तो यह दोलन गति करते हैं कौन है? कण बेटा। ठोस के कण कौन सी गति करते हैं? दोलन गति करते हैं, लेकिन गति नहीं करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये दोलन भी तो गति ही है। ये बेटा गति कौन सी है, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने इस बोर्ड को मारा, मैंने बोर्ड को मारा, जब बोर्ड को मारा तो क्या मिला? आपको आवाज सुनाई दी। ये आवाज कहां से आई? आवाज यहां से आई कि इसके जो मैंने मारने पे इसके जो कण है उन्होंने कंपन किया, एक अधिकतम, वापिस माध्य स्थिति, न्यूनतम, फिर माध्य स्थिति। इसका मतलब ये अपनी स्थिति को नहीं छोड़ा, लेकिन ये क्या किया? कंपन किया। कंपन गति या दोलन गति करते हैं, इसलिए आपको क्या सुनाई दी बेटा? आवाज सुनाई दी। तो क्या है? ठोस के कण गति नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है। दोलन गति करते हैं, क्यों करते हैं बेटा? नगण्य, ये काम आएगी बात। नगण्य मतलब न के बराबर बेटा। जब नहीं होता तो ये दोलन गति भी नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब उनके मध्य कुछ ना कुछ छोटी मोटी दूरी हो सकती है, इसलिए ये कौन सी गति करते हैं? दोलन गति करते हैं। ये था बेटा अपना पहला टॉपिक, ठोस और ठोस के गुणधर्म। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे इनके क्वेश्चन क्या बनते हैं। अपन हर प्रत्येक छोटे से छोटे टॉपिक पर क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं उनकी बात करेंगे। तो मैं आपको 4 क्वेश्चन लगाऊंगा, 3 क्वेश्चन लगा लेते हैं, इसके चौथे की जरूरत नहीं है। इसके आगे आप क्या लगा लो? क्यों लगा लो। ये क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। इसके आगे क्या लगा दो? क्यों लगा दो। ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसको आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। तीनों क्वेश्चनों के आपको आंसर लिखना है बेटा। ये पॉइंट पहले उतारेंगे स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। उसके बाद इनके आगे क्या लगाना है? क्यों। और इन तीनों क्वेश्चन के आपको क्या देने हैं बेटा? जवाब देने। पहला क्वेश्चन क्या होगा? लिखें, सभी लिखें बेटा। पहला क्वेश्चन क्या होगा? ठोस का आकार, आयतन व आकृति निश्चित है क्यों होती है? ठीक है, आपको पता चल गया होगा। इसके आगे क्या लगाना है? क्यों। उसका आंसर लिखेंगे। क्या कारण है? अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है, अंतराण्विक दूरियां बहुत ही कम होती है। दूसरा क्वेश्चन, ठोस कठोर क्यों होता है? क्यों होता है बेटा? अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। तीसरा क्वेश्चन, ये असंपीड्य क्यों होता है? क्योंकि अंतराण्विक दूरियां बहुत ही कम या नगण्य होती है। हो गया क्लियर टॉपिक? अब आप बताइए मुझे किसको याद नहीं हुआ? अरे हो जाएगा याद यार, केमिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट है। आप आराम से, यदि इसको आप सोचो कि ये एक टॉपिक है, ठीक है, इसको आप कितने मिनट में याद कर सकते हैं? वैसे तो याद हो गया होगा, ठीक है। 2 मिनट यदि आप इसको ढंग से, 5 मिनट इसको ढंग से पढ़ें, या आपको इसको लिखें एक बार कॉपी में, आपने नोट्स बनाए, मैं आपको बोल रहा हूं ये नोट्स आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप अपनी कॉपी बना के नोट्स मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखे, फोटो भेजें नोट्स की, ठीक है, ताकि मैं आपको समझ सकूं कि हाँ वास्तव में आप लोग जो है पढ़ना चाह रहे हैं। यदि आप इंटरेस्ट दिखाएंगे पढ़ने में, तो मैं आपको दुगुनी एनर्जी से, बहुत अच्छी ढंग से और एनर्जी से आपको प्रत्येक टॉपिक पढ़ाऊंगा। अब यदि अपन बात करें कि सर अगला टॉपिक क्या होगा, तो आपको पता ही हो गया, हर टॉपिक ऐसे ही चलेगा। पहले उसका खुद की परिभाषा, उसके गुणधर्म, और उसके बाद में उसके प्रकार। ठोसों का वर्गीकरण, नेक्स्ट क्या होगा बेटा? ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण 2 आधार पे किया जाता है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। एक तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, और एक अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। प्रकार नहीं है बेटा, वर्गीकरण है। किसके आधार पर किया जा रहा है? ठोसों का वर्गीकरण 2 आधार पर होता है। एक तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर कि अवयवी कण किस प्रकार से व्यवस्थित है, और दूसरा रहेगा अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर कि इनका जो आकर्षण बल है वो किस प्रकार से है, उसके आधार पर ठोसों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप जो है नोट्स बनाएं, ठीक है, और उस नोट्स को मुझे कमेंट्स बॉक्स में फोटो खींच के आप भेजें, ताकि आप मेरे को भी लगे कि आप लोग जो है पढ़ रहे हैं। धन्यवाद। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप इनको जो है स्क्रीनशॉट लेके आप इसके नोट्स बनाइए यहाँ तक, और इनके क्वेश्चन जो अपन ने अभी बात की, तीनों क्वेश्चन, वो क्वेश्चन लिखे और उनके आंसर लिखे। धन्यवाद।